हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारी क्लास नंबर आपकी 5वीं क्लास हम करने वाले हैं एसएससी जीडी के लेकर, है ना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने पहली वीडियो देख रहे हैं आप इसकी, तो सबसे पहले आप पहली वीडियो देखें, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और यह आज की जो वीडियो होगी 5वीं होगी। किस सीक्वेंस में हम पढ़ रहे हैं उन सारी चीज़ों को हम जानने वाले हैं। बहुत बढ़िया तरीके से हम पढ़ रहे हैं, और टारगेट हमारा वही है कि 4 फरवरी से पहले पहले, है ना, मतलब 4 फरवरी से पहले पहले ऐसी जीएस कर दें कि 40 में से 40 नंबर आए, ठीक है। और आई होप इसी तरीके से हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं। आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 4, और प्लस हम पढ़ने वाले हैं आपकी 50 क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी जीडी के पेपर में 2024 में आपका आए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को। तो देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं, आपका जो टॉपिक है हमारा आप समझ ही गए होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है आपका जनगणना, ठीक है। आज हम जो टॉपिक है हमारा जनगणना का टॉपिक है, ठीक है। सेंसस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, पूरी भारत की जनगणना के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं जनगणना के बारे में। देखो, जनगणना क्या होती है? जनगणना होती है कि भाई भारत में कितनी पॉपुलेशन है, इन सब की गिनती करना ही क्या कहलाता है? जनगणना कहलाता है। क्या कहलाता है? जनगणना। अब देखो, जनगणना की जब हम बात करेंगे बहुत डिटेल में चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि मैंने जब एसएससी जीडी के सेट बनाए हैं तो हर सेट में एक क्वेश्चन था जनगणना से, ठीक है। और आप प्रैक्टिस सेट मारते होंगे तो एवरी आपको डे मिलता होगा एक जनगणना से क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे जनगणना। तो देखो, जनगणना 2011 है। सबसे पहले चीज़ जानते हैं कि जनगणना, है ना, दिवस कब मनाया जाता है, डे कब मनाया जाता है। तो देखो, जनगणना दिवस मनाया जाता है हर साल 11 जुलाई को। अगर कोई आपसे पूछे कि जनगणना दिवस कब मनाया जाता है, तो आप झट आंसर दोगे कि भैया 11 जुलाई को हम पॉपुलेशन डे, मतलब सेंसस डे, जनगणना दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि 11 जुलाई को जनगणना दिवस मनाया जाता है। दूसरी बात, अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड में पहली जनगणना किसने कराई, तो भाई विश्व में पहली जनगणना जो हुई थी वो कराई थी स्वीडन ने। विश्व की पहली जनगणना किसने कराई? स्वीडन ने कराई थी, ठीक है। विश्व की पहली जनगणना किसने कराई थी? तो स्वीडन ने कराई थी। अगर कोई आपसे पूछे कि अगर बताओ भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो देखो, भारत में पहली जनगणना जब हुई थी, भारत की पहली जनगणना 1872 को लॉर्ड मियो ने कराई थी। भारत की पहली जनगणना किसने कराई? तो 1872 को लॉर्ड मियो ने कराई। भारत की पहली जनगणना 1872 को लॉर्ड मियो ने कराई। लेकिन हुआ क्या, लॉर्ड मियो ने स्टार्ट तो करा दी, लेकिन ये व्यक्ति चला गया आपका कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप चला गया। अंडमान निकोबार द्वीप जाके एक व्यक्ति ने इसकी गोली मारकर क्या कर दी जी? हत्या कर दी। तो भारत की पहली दशकीय जनगणना, कौन सी? दशकीय जनगणना। भारत की पहली दशकीय जनगणना, दशकीय जनगणना मतलब हर 10 वर्ष में, हर 10 वर्ष में। तो दशकीय जनगणना कराई थी सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने। कौन सी कराई थी? लॉर्ड रिपन ने कराई थी। मतलब भारत की पहली पूर्ण जनगणना मतलब पूरे भारत की जनगणना सबसे पहले किसने कराई है? लॉर्ड रिपन ने कराई है, और ये कराई है 1881 में, 1881 में। भारत की पहली जनगणना किसने कराई है? लॉर्ड रिपन ने कराई है, और 1881 में कराई है। और ये जनगणना, इस जनगणना के बाद भारत में हर 10 साल बाद जनगणना आपकी होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जनगणना कितने साल बाद होती है, तो हर 10 साल बाद जो है आपकी जनगणना होती है, ठीक। अब देखो, अगर मैं पूछूं आपसे कि अब तक कितनी जनगणना हो चुकी है, अब तक कितनी जनगणना हो चुकी हैं, तो ध्यान आपको याद रखना है कि अब तक जो है जनगणना आपकी 15 जनगणना हो चुकी हैं। अब तक 15 जनगणना हो चुकी हैं, जिसमें से 8 हुई हैं आज़ादी से पहले। 8 जो हुई हैं
आज़ादी से पहले हुई हैं, है ना, और 7 जो हुई हैं आज़ादी के बाद हुई हैं। मतलब 7 अब तक जब हम आज़ाद हो गए 1947 के बाद हुई है, और 8 जो हुई हैं वो आज़ादी से पहले आपकी हुई हैं। ठीक, अब देखो सबसे पहली चीज़ जो है, भारत की स्वतंत्र भारत की जनगणना कब हुई सबसे पहली, तो आपको याद रखना है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 को हुई है। भारत की स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई 1951 को। और इस जनगणना को कराने वाला जनगणना आयुक्त कौन था, तो इस जनगणना को कराने वाला जनगणना आयुक्त था आपका, उसका नाम था R.A. गोपालास्वामी। क्या नाम था? R.A. गोपालास्वामी। ठीक है, R.A. गोपालास्वामी जो था आपका जनगणना आयुक्त था। ठीक, देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में आपका जनगणना की बात कही गई है। अगर कोई आपसे पूछे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनगणना है, तो भैया जनगणना है आर्टिकल 246 में। और देखो जनगणना किस अनुसूची में आती है, तो 7वीं अनुसूची में आती है आपकी जनगणना। जनगणना कौन सी अनुसूची में आती है? 7वीं अनुसूची में आती है। और 7वीं अनुसूची में आपकी संघ सूची जो है, 7वीं अनुसूची की संघ सूची का 69वां जो विषय है वो आपका जनगणना है। ठीक है, 7वीं अनुसूची की संघ सूची का 69वां विषय, क्योंकि संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं, उसमें से 69वां जो विषय है वो आपका जनगणना है। ठीक है, अब देखो जनगणना कराती कौन है, तो जनगणना कराने का काम है आपका होम मिनिस्ट्री पर, गृह मंत्रालय पर। जनगणना कौन कराती है, तो होम मिनिस्ट्री कराती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। मतलब जनगणना कराने का काम किसके पास होता है? होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के पास आपका होता है। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि जनगणना कराने का सबसे बड़ा अधिकारी होता है आपका, जिसे जनगणना आयुक्त कहते हैं। और हम कौन सी जनगणना पढ़ रहे हैं? 2011 की जनगणना पढ़ रहे हैं। तो इस जनगणना को किसने कराया था, तो याद रखना है डॉक्टर सी चंद्रमौली। किसने कराया था? डॉक्टर सी चंद्रमौली ने आपका कराया था। ठीक है, और वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में आपके जनगणना आयुक्त जो हैं आपके, उसका नाम है विवेक जोशी। कौन है? विवेक जोशी हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि भैया जनगणना जो है, जनगणना दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व की पहली जनगणना कब किसने कराई? स्वीडन ने कराई। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो ने कराई थी, लेकिन ये पूरी नहीं कर सका। तो भारत की पहली पूर्ण जनगणना कराई लॉर्ड रिपन ने 1881 में, और उसके बाद हर 10 साल में आपकी जनगणना होने लगी। अब तक जो है 15 जनगणना हो चुकी हैं। 8 आज़ादी से पहले हैं और 7 आज़ादी के बाद हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, और उस जनगणना का आयुक्त था R.K. गोपालास्वामी। जनगणना जो है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 में है, और 7वीं अनुसूची में का जो आती है संघ सूची, इसमें 100 विषय हैं, उसका 69वां विषय क्या है आपका? जनगणना है। जनगणना कराने का काम गृह मंत्रालय के पास होता है। और 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। वर्तमान में कौन है? विवेक जोशी हैं। इतनी चीजें अभी तक हमने जनगणना से पढ़ी हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि जो हम कौन सी जनगणना पढ़ रहे हैं, 2011 की जनगणना पढ़ रहे हैं, और इसका नारा क्या था? 2011 की जनगणना का नारा क्या था? तो इस जनगणना का नारा था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ध्यान रखना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य जो है, इस जनगणना का नारा था। नारा क्या था इसका?
इस जनगणना का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, अगर मैं बात करूं 2011 की जनगणना के हिसाब से, तो 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में जो टोटल पॉपुलेशन है वो 121 करोड़ है। ठीक है, कितनी पॉपुलेशन है? 121 करोड़ है। ठीक है, कितनी पॉपुलेशन है? 121 करोड़ है। ठीक है, उसके बाद जिसमें से अगर बात करी जाए कि भारत में मेल कितने हैं, ठीक है, और भारत में आपकी फीमेल कितने हैं, ठीक, भारत में फीमेल कितनी है, ठीक। अब देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि भारत में मेल कितने हैं और भारत में फीमेल कितने परसेंट हैं, तो देखो भारत में मेल है 51% पॉइंट के समथिंग है, और भैया 48% जो है आपकी वो आपकी फीमेल है। ठीक है, भारत की जनसंख्या में आपका पूरे वर्ल्ड में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है जी? पूरे विश्व में सेकंड नंबर पे आता है आपका भारत, और पूरे विश्व की 17.5% पॉपुलेशन जो है वो हमारे यहाँ रहती है। कितने परसेंट पॉपुलेशन है पूरे विश्व की? 17.5%। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भारत का सेक्स रेशियो क्या है, भारत का सेक्स रेशियो क्या है, देखो सबसे पहली चीज़ जो है सेक्स रेशियो जो होता है उसमें मेल पर कितनी फीमेल हैं ऐसे काउंट करते हैं। ठीक है, पिछली बार एसएससी जीडी में पूछा गया था कि भारत का सेक्स रेशियो कितना है, तो देखो भारत का सेक्स रेशियो जो है वो 1000 मेल पर 943 फीमेल हैं। भारत का सेक्स रेशियो कितना है आपका? 1000 मेल पर आपकी 943 क्या हैं? आपकी महिलाएं हैं। और अगर मैं बात करूं भारत का चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, शिशु है ना, सेक्स रेशियो कितना है शिशुओं का, तो अगर उसमें हम बात करें चाइल्ड सेक्स रेशियो की, तो उसमें 1000 लड़कों पर है ना 918 क्या है आपकी सेक्स रेशियो है, बालिका है। मतलब लड़कों में बॉयज़ में कितनी है महिलाएं? तो 918 हैं। तो याद रखना भारत का सेक्स रेशियो है 943। ठीक है, और उसके बाद आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो है आपका 918। अगर कोई आपसे पूछे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, अब देखो सबसे पहली चीज़ आती है कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ध्यान रखना है भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 वर्ग किलोमीटर प्रति है ना है। मतलब 382 है आपका भारत का जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व उसे कहते हैं कि भारत का जो एवरेज है 1 किलोमीटर पर 382 लोगों का रहने का है। भारत का कितना एवरेज है? 382 लोग रहने का एवरेज है। भारत में अगर मैं बात करूं कि कितने परसेंट लोग गांव में रहते हैं, तो याद रखना है कि 68% लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं, 68% लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं। और शहर में कितनी परसेंट पॉपुलेशन रहती है? तो 32% पॉपुलेशन जो है आपकी शहर में रहती है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं कि गांव में रहती है कि शहर में, तो सबसे ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं। और गांव में कितने परसेंट पॉपुलेशन रहती है? तो आपको ध्यान रखना है कि गांव में टोटल पॉपुलेशन का 68% रहता है। और शहरों में अगर बात करी जाए कि कहाँ का है, तो भैया शहरों में 32% है। भारत में सबसे अधिक जो पॉपुलेशन है वो है यूपी में। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो यूपी में है। और पूरे भारत की यूपी ने 20% पॉपुलेशन है। पूरे भारत की यूपी में कितने परसेंट पॉपुलेशन है? तो 20% पॉपुलेशन है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? 2011 की जनगणना का नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें मेल 51% है और फीमेल 48% के स्थान पर है। भारत का जनसंख्या में दूसरा स्थान है। भारत पूरे विश्व की 17.5% पॉपुलेशन रखता है। भारत का जो आपका सेक्स रेशियो है वो 1000 मेल पर कितनी फीमेल है? 943। और चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? 1000 पर 918 क्या है आपकी फीमेल है। ठीक है,
उसके बाद भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 382 है। भारत में 68% लोग पर गांव रहते हैं और 32% पर शहर में लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है, तो यूपी की है, और पूरे यूपी में पूरे भारत की 20% पॉपुलेशन आपकी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखो दूसरी बात, अगर आपसे कोई पूछे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन, ठीक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन, तो देखो मैक्सिमम पॉपुलेशन अगर मैं स्टेट की पूछूं कि किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है, तो आप बोलोगे कि यूपी में है। और अगर मैं आपसे पूछूं केंद्र शासित प्रदेश में कि सबसे ज़्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश में पॉपुलेशन है, तो दिल्ली। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो यूपी की है, और सबसे अधिक सबसे कम किस में है, आपका दिल्ली की है केंद्र शासित प्रदेश में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं मिनिमम कि भैया सबसे कम की बात करते हैं, मिनिमम की पूछूं तो भारत में सबसे कम जनसंख्या जो है वो सिक्किम राज्य की है, और यूटी में बात करूं तो वो लक्षद्वीप की है। किसकी है, लक्षद्वीप की। मतलब भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है यूपी, सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या में आपका कौन सा है, आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं तुमसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, जनसंख्या घनत्व, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो घनत्व है उसका याद रखना, एसएससी जीडी में पिछली बार पूछा गया था। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार का, मतलब बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। बिहार में माना जाता है कि 1 किलोमीटर पर 1000 लोग रहने का आंकड़ा है। कितना जनसंख्या घनत्व है बिहार का, 1106। ठीक है, अगर तुमसे पूछे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश का। किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का है सबसे कम जनसंख्या घनत्व, और अरुणाचल प्रदेश का मात्र है 17, मतलब 1 किलोमीटर पर मात्र 17 लोगों को रहने का आपका एवरेज है। तो लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट कौन सा है, आपका अरुणाचल प्रदेश, और मैक्सिमम हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट है आपका बिहार। ठीक, उसके बाद अगर मैं तुमसे पूछूं सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किस स्टेट का है, मतलब कि सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो, मतलब मेल पर सबसे ज़्यादा फीमेल कहाँ पाई जाती हैं, तो भैया याद रखना है कि सबसे ज़्यादा फीमेल मेल पर फीमेल जो हैं वो केरल का है। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किसका है, केरल का। कितना है, केरल का याद रखना है कि 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1084 महिलाएं हैं। अगर आपसे को पूछे कि सबसे कम सेक्स रेशियो किस राज्य का है, सबसे कम सेक्स रेशियो किसका है, तो याद रखना हरियाणा का। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किसका है, केरल का, और सबसे कम किसका है, आपका हरियाणा का है। हरियाणा में ध्यान रखना है आपको कि मेल जो हैं अगर 1000 मेल हैं तो फीमेल जो हैं आपकी वो मात्र 879 है, 879 है। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, बस 879 महिलाएं हैं। ठीक है, तो याद रखना सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार का, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है आपका केरल का, और सबसे कम आपका सेक्स रेशियो है किसका है, सबसे कम सेक्स रेशियो है हरियाणा का। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको पूछे कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, लिटरेसी रेट किसका है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है पढ़ने में लिटरेसी में, तो याद रखना है सबसे पढ़े लिखे में सबसे ज़्यादा है केरल। पढ़ने में लिटरेसी में सबसे ज़्यादा कौन है, केरल है। ठीक है,
केरल का पहला स्थान है, मैक्सिमम है केरल। ध्यान रखना, केरल के 94% लोग पढ़े हुए हैं। मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका है, तो वो है आपका किसका, तो वो है आपका किसका, केरल का। ठीक है, और सबसे कम किसका है, तो कम याद रखना है आपको बिहार का। सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, बिहार, ऐसे समझ लो। ठीक है, सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है आपका, बिहार है। ठीक, उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा मेल कहाँ के पढ़े लिखे हैं, सबसे ज़्यादा मेल कहाँ के पढ़े लिखे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो मेल पढ़े लिखे हैं वो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा मेल कहाँ के पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेल जो हैं पढ़े लिखे वो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा मेल हैं केरल के ही हैं। सबसे ज़्यादा मेल कहाँ के पढ़े लिखे हैं, केरल के। और सबसे कम की अगर बात करूं तो कम है आपके बिहार के, कि बिहार में सबसे कम मेल पढ़े लिखे हैं। अगर आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा फीमेल कहाँ की पढ़ी लिखी हैं, तो सबसे ज़्यादा जो फीमेल हैं वो पढ़ी लिखी हैं आपकी कहाँ की, तो सबसे ज़्यादा फीमेल जो हैं आपकी वो पढ़ी लिखी हैं, सबसे कम तो है देखो राजस्थान की, सबसे कम कहाँ की हैं, राजस्थान की महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ की हैं आपकी, तो वो भी केरल है। केरल की मेल और फीमेल दोनों में आपका पहला स्थान है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो याद रखोगे सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है थाने। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो थाने है। ठीक है, याद रख लोगे। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है आपका दरभंग। कौन सा है, दरभंग है, और ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक, इतनी चीजें आपको याद रखनी है जनगणना से। ठीक है, तो भाई अब हम करेंगे 100 क्वेश्चन, है ना, जल्दी जल्दी से स्पीड रखने वाले हैं, फटाफट चीज़ों को समझेंगे। पहला क्वेश्चन है आज का कि 20वीं सदी के मध्य भारत में लाइसेंस राज एक प्रणाली को संदर्भ करना है, कि भाई लाइसेंस प्रणाली राज को किससे संबंधित किया गया है, तो लाइसेंस को बना दिया गया है औद्योगिक, इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस, है ना, याद रखना है। नेक्स्ट, संतुलित बजट के बारे में तुम क्या जानते हो कि संतुलित बजट कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट, पहला है कि सरकार जमा आय के बराबर राशि दर्ज करती है, मतलब जितनी इनकम आई उतना ही खर्च कर दिया, क्या इसे संतुलित बजट कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, जितनी इनकम आएगी उतना ही एक्सपेंडिचर कर देंगे और इसे बोला जाएगा आपका संतुलित बजट। दूसरा, अगर ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है तो बजट को संतुलित करने के लिए करों की टैक्स बढ़ा दी पड़ती है ना, मतलब अगर तुम्हें ज़्यादा खर्च करना है तो टैक्स बढ़ा दो। ठीक है, मतलब जितना आय हो उतनी इनकम एक्सपेंडिचर कर दो, ये भी एक संतुलित बजट की बात होती है, तो दोनों के दोनों ही आपका सही होते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 कि बिरजू महाराज जो हैं आपका किस घराने से संबंधित हैं। तो बिरजू महाराज जो हैं, सबसे पहले समझना है बिरजू महाराज, वो समझना है कि वो एक तो डांस है, कथक करते हैं। बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं, कथक से। और ध्यान रखना कि कथक का जन्म कहाँ हुआ था, तो यूपी में हुआ है कथक का जन्म। और बिरजू महाराज जो हैं वो लखनऊ घराने से संबंधित हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि बिरजू महाराज यूपी के लखनऊ घराने से हैं और ये कौन सा डांस करते हैं, कथक करते हैं। नेक्स्ट, प्रसिद्ध भरतनाट्यम विख्याता कला क्षेत्र की संस्थापक रुक्मणी देवी। देखो रुक्मणी देवी से आपको याद रखना है कि मदर ऑफ भरतनाट्यम किसे कहा जाता है, रुक्मणी देवी को। और रुक्मणी देवी ही जो हैं इसे 1956 में पद्म विभूषण दिया गया था। पद्म विभूषण किसे दिया गया था, मदर ऑफ भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूसरा, भारत के दूसरे CDS चीफ डिफेंस स्टाफ कौन बने थे। तो दूसरे CDS बने हैं लेफ्टिनेंट अनिल चौहान। भारत के दूसरे आपके CDS कौन बने हैं, लेफ्टिनेंट अनिल चौहान बने हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि पहले कौन थे, तो बिपिन रावत थे। भारत के पहले CDS कौन थे, तो बिपिन रावत थे, ये बात तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हें बताना है कि नाटकों में अभिनेता पात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह से अभाव होता है, कहानी को चेहरे पर और भाव
हाथों से इशारों का प्रयोग किया जाता है, मतलब एक ऐसा डांस बताना है जिसमें कहानी जो है चेहरा बताएगा और हाथों से इशारा किया जाएगा उस कहानी के बारे में। तो कौन से डांस में होता है? तो कथकली में होता है। कौन से डांस में होता है? कथकली में। और कथकली कहाँ का डांस है? केरल का। भरतनाट्यम नाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ओडिसी कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। मणिपुरी कहाँ का है? तो मणिपुर का है। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। रणजी ट्रॉफी 2022-23 किसने जीती? तो रणजी ट्रॉफी जीती है आपकी सौराष्ट्र ने। ध्यान रखना, रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? सौराष्ट्र ने जीती है। और अगर आपसे कोई पूछे कि रणजी ट्रॉफी 2024 किसने जीती है, तो मुंबई याद रखना है। 2024 की पूछ लेना है कि 2024 की रणजी ट्रॉफी किसने जीती है, तो एग्जाम में पक्का ये क्वेश्चन आएगा। तो याद रखना है रणजी ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? मुंबई ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र सारंगी से संबंधित नहीं है? मतलब तुम्हें बताना है कि कौन सा जो वाद्य यंत्र है बजाने वाला वो सारंगी से नहीं है, कौन सा व्यक्ति है? तो रामेश मिश्रा संगीत भैया सारंगी बजाते थे, उस्ताद बिंद खान भी सारंगी बजाते हैं, शकूर खान भी सारंगी बजाते हैं। और इसका आंसर आएगा अनिल बैनर्जी। इसका आंसर क्या आएगा? अनिल बैनर्जी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? अभी बताया मैंने जनगणना पढ़ाई, तो भाई सबसे कम लिंग अनुपात किसका है? राजस्थान का है। सबसे कम किसका है? राजस्थान का है। नेक्स्ट, शिव कुमार शर्मा। देखो शिव कुमार शर्मा, आपको ध्यान रखना है कि शिव कुमार शर्मा जो बजाते थे वो संतूर बजाते हैं। शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? शिव कुमार शर्मा तो संतूर बजाते हैं शिव कुमार शर्मा। अगर पूछे तबला कौन से फेमस है, तो जाकिर हुसैन आपको ध्यान रखना है तबले से संबंधित है। कत्थक से कौन थे? अभी बताए थे, कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आगामी 2024 के चुनावों के लिए मतदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मतदाताओं को शिक्षित करने की, है ना, आइकन के रूप में किसे चुना गया? तो देखो जब 2024 के चुनाव हुए तो उसमें ब्रांड एम्बेसडर बने थे वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। ठीक है। नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए 30 वर्ष। और अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो एज चाहिए आपकी 25 वर्ष। अगर आपको विधान परिषद का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष, और विधानसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, आपको उपराष्ट्रपति बनना है, ठीक है, तो एज चाहिए आपको 35 वर्ष आपको चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितनी अधिक नहीं होनी चाहिए? देखो सबसे पहली चीज़ समझनी है कि विधानसभा, ठीक है, भारत की जो विधानसभा है, जितने राज्य होते हैं उनकी विधानसभा जो है उसका 1/3 सदस्य चुने जाते हैं किसमें? विधान परिषद में। जैसे किसी राज्य में सपोज मानो 60 सदस्य हैं विधानसभा में, तो विधान परिषद बनेगी तो उसका 1/3 सदस्य ही रहेंगे, मतलब उस विधान परिषद में कितने सदस्य रहेंगे? 20। तो इसका आंसर क्या आया? 1/3। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है? तो देखो याचिका की बात हुई है, रिट की बात हुई है, तो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, देखो 226 के तहत आप हाई कोर्ट में याचिका डाल सकते हो, ये बात ध्यान रखनी है। और अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल सकते हो, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है? देखो यहीं पर महाकाव्य आए, तो भारत के 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो वो आपका महाभारत है। और महाभारत में 18 पर्व हैं। ठीक है, कितने पर्व हैं महाभारत में? 18 पर्व हैं, ध्यान रखना है। और महाभारत का दूसरा नाम है जय संहिता। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो मैंने ये बताया आपको कि मौलिक कर्तव्य से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। पहला, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख 51(1) में है, बिल्कुल सही बात है।
भारतीय संविधान के 46वें संविधान संशोधन 2002 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 11वां मौलिक कर्तव्य इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। बिल्कुल सही बात है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर एक 42वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य देख रखा है कि भाई 5A में आते हैं, ये बात आपकी गलत है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य आते हैं 4A में। ठीक है, तो यही हमारा आंसर गलत हो गया। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बाद उसके बाद 2 क्रमागत पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। तो देखो, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 में स्टार्ट हुई, ठीक है, और 1956 में खत्म हो गई। ठीक, उसके बाद अगली स्टार्ट हुई 56 से आपकी 61 में स्टार्ट हुई, और 61 के बाद जो है अगली जो है आपकी कब खत्म हुई, 1966 में खत्म हुई। तो इसका आंसर हो गया 1965। कब हुई, 1965 में 2 लगातार पंचवर्षीय योजना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयात को घरेलू उत्पादन में बदलने या प्रतिस्थापित करने की नीति को क्या कहा जाता है? आयात को घरेलू उत्पादन से बदलने और प्रतिस्थापित करने की नीति को क्या कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं आयात प्रतिस्थापन। क्या बोला जाता है? आयात प्रतिस्थापन बोला जाता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये 2022 का है। ठीक है, भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? तो देखो, भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। अगर कोई आपसे पूछे शुंग वंश का संस्थापक कौन है, तो शुंग वंश का संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगर कोई आपसे पूछे नंद वंश का संस्थापक कौन है, तो याद रखना है महापद्म नंद है। अगर कोई आपसे पूछे गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखोगे श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। अगर कोई आपसे पूछे कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। याद रखेंगे। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखो, किस राज्य को बनाया गया भय मुक्त? तो योगी आदित्यनाथ को इस अवार्ड से दिया गया था, और ये दिया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ को। नेक्स्ट, भारतीय मुसलमानों के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया जो अली बंधुओं के नाम से लोकप्रिय था। तो देखो, खिलाफत आंदोलन, एक्चुअली में खिलाफत आंदोलन क्या था उसके बारे में समझो। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली ने करी थी। खिलाफत आंदोलन क्या है? क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो जो अंग्रेज थे इन्होंने घोषणा करी थी कि हम तुर्की को टुकड़े नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने तुर्की को 2 हिस्सों में टुकड़े बांट दिए। तो तुर्की के बंटवारे को रोककर ही आपका खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था पूरे विश्व में, और भारत में खिलाफत आंदोलन को शुरू किया मोहम्मद अली और शौकत अली में। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया खिलाफत आंदोलन की पहली बैठक कब हुई, तो कहाँ हुई थी, तो भाई भारत में खिलाफत आंदोलन की पहली बैठक हुई थी फिरोज शाह कोटला मैदान में। कहाँ हुई थी? फिरोज शाह कोटला मैदान, जो क्रिकेट के लिए फेमस है दिल्ली में। और खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है कि 1951 में प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए? तो भैया पहले एशियाई खेल जो हैं 1951 में आपका नई दिल्ली भारत में आयोजित हुए हैं। प्रथम एशियाई खेल 1951 में कहाँ आयोजित हुए? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद, नकली मुद्रा के प्रसार की समस्या का निपटान करने के लिए नोटबंदी भारत सरकार द्वारा कब चलाई गई? तो देखो, नोटबंदी आपकी चलाई गई है 2016 में। डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? नरेंद्र मोदी ने कब किया था? 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट आया हरित क्रांति। देखो, हरित क्रांति को मैं नहीं बता रहा क्योंकि मैंने इसको पूरा डिटेल में आपको बता दिया है कि कौन हरित क्रांति है, किस फसल को बढ़ावा दिया गया था, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वो सारी चीज़ें हमने कई बार डिस्कस कर ली है, तो हम इस टाइम को बचाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ साथ कलगेनार, मगलीर, उरीमाई, थोंगई, थिट्टम, ठीक है, पहल की शुरुआत की? तो ये शुरुआत करी थी 2023 में तमिलनाडु राज्य ने, ठीक है। नेक्स्ट, 1770 में भारत में प्रतिस्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो देखो, भारत का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सा था जी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना आपकी 1770 में आपकी हुई थी। लेकिन भारत का पहला भारतीय बैंक है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैं बता चुका हूँ, रिपीट आया है, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29वां क्वेश्चन, तीव्र औद्योगिकरण भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? औद्योगिकरण होता है इंडस्ट्रियल, कि इंडस्ट्री के बारे में कब सोचा गया? तो भाई दूसरी पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि पर ध्यान दिया गया, हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। लेकिन जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसमें इंडस्ट्री के बारे में सोचा गया, कृषि मजबूत होगी, अब इंडस्ट्री के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट है, लक्ष्य सेन जो हैं वो किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो लक्ष्य सेन है आपका बैडमिंटन से। लक्ष्य सेन किससे संबंधित है? आपका बैडमिंटन से। नेक्स्ट, रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध किससे है? तो देखो, रणजीत सिंह गोल्ड कप संबंध है किस खेल से है? तो रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध है हॉकी से। रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध किससे है? तो वो है आपका हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बोरियम या बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है आपका BaOH2, है ना? क्या होता है? BaOH2 होता है आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट, इसने पूछा मुद्रा और बैंकिंग के संबंध में SLR क्या है? भाई SLR की फुल फॉर्म बतानी है, तो SLR की फुल फॉर्म होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी क्या रेशियो? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है आपका SLR की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियां होती हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। कितनी पंक्तियां होती हैं? 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की क्या थी? पत्नी थी। तो देखो, चंद्रगुप्त प्रथम जो है उसकी पत्नी का नाम है कुमार देवी। कुमार देवी जो थी ये पहले रामगुप्त की पत्नी थी, लेकिन इसने चंद्रगुप्त प्रथम की साथ मिलकर रामगुप्त की हत्या करवा दी और बाद में चंद्रगुप्त प्रथम ने इससे शादी कर ली थी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन हुई? कुमार देवी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है? तुम्हें बताना है कि गरीबी का कारण कौन सा नहीं है। सबसे पहले राज्य की नीतियां नहीं, तो गरीबी का कारण इसमें से क्या नहीं हो सकता? जनसंख्या की धीमी वृद्धि। क्या है? जनसंख्या की धीमी वृद्धि जो है इसमें से गरीबी का कारण नहीं हो सकती। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन वैसे हमने पढ़ लिया है, लेकिन मैं दोबारा बता दूं कि कौन सा अधिनियम ऐसा था जिसमें व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रख सकते थे? तो अंग्रेजों ने एक ऐसा कानून बनाया था जिसे बोलते थे रॉयल एक्ट, जिसमें व्यक्ति को गिरफ्तार करके बिना मुकदमा चलाए उसे मैक्सिमम 2 साल तक बंदी बनाया जा सकता था। और जो ये रॉयल एक्ट कानून था ये 19 मार्च 1919 को भारत में आया था। नेक्स्ट आता है हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। मैं बहुत बार बता चुका हूं तो इसको नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट है भारत में पहली बार औद्योगिक क्रांति कब आई? तो देखो, भारत में औद्योगिक क्रांति आई थी 1991 में, और ये लेकर आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें अर्थव्यवस्था का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों को शकों का पराजित किया?
देखो कौन सा शासक था जिसने शकों को पराजित किया है, तो शकों का नाश करने वाला व्यक्ति था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, वैसे शकों का अंत किया है कनिष्क ने। ध्यान रखना, अगर अंत पूछता तो अंत आता जी कनिष्क, लेकिन शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण करी थी, तब आंसर आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन अगर पूछ लेता कि शकों का अंत किसने किया, तो आंसर आता क्या, तो शकों का अंत किया है आपका कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भरत शास्त्रीय नर्तिका पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी। मतलब तुम्हें बताना है कि कौन सी क्लासिकल डांसर है जिसने सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त किया है, तो इसका आंसर आएगा सोनल मानसिंह। कौन सी है, सोनल मानसिंह। रुक्मणी देवी आपकी किससे हैं, भरतनाट्यम से हैं, और मदर ऑफ भरतनाट्यम किसे कहा जाता है, रुक्मणी देवी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वीं पंचवर्षीय जो है योजना जो है वो 1 जनवरी 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का सदस्य बना। भारत WTO का सदस्य कब बना, 1 जनवरी 1995 को। भारत WTO का सदस्य कब बना, 1 जनवरी 1995 को। नेक्स्ट, फ्री थ्रो। फ्री थ्रो का किससे संबंधित है, तो फ्री थ्रो जो खेल है, ये फ्री थ्रो शब्द जो है ये आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं और इनका 2023 में क्या हो गया था, निधन हो गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, ये क्वेश्चन भी मैं बता चुका हूं, तो आगे चलते हैं। हरित क्रांति पे मैं बता चुका हूं। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैंने सारी डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट आता है कि FIH मैन हॉकी वर्ल्ड कप 2023, तो FIH मेन हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी भारत के किस राज्य ने की थी, तो हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी हुई थी उड़ीसा में, और उड़ीसा में ही भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। नेक्स्ट, कथक डांस को है ना कैसे संयोजन के रूप में जाना जाता है, तो जो कथक डांस है इसमें संगीत भी होता है, इसमें डांस भी होता है और इसमें कथा भी होती है। मतलब जब हम कथक करते हैं तो इसमें संगीत बजता है, इसमें डांस होता है और इसमें आपकी क्या होती है, कथा भी होती है। और कथक कहाँ का डांस है, उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट आता है कि बैंक दर में कमी मुद्रा पूर्ति वृद्धि कर सकती है। मतलब अगर बैंक रेट में कमी आती है तो मुद्रा पूर्ति क्या हो सकती है, आपकी वृद्धि हो सकती है। कैसे, अगर कोई बैंक अपनी रेट कम कर लेगा, ब्याज की दर कम कर लेगा, तो लोग ज़्यादा पैसा उधार लेंगे, तो मुद्रा पूर्ति में क्या आएगी, वृद्धि आएगी, लोगों के पास जो है मुद्रा ज़्यादा पहुँचेगी। नेक्स्ट, किस उपकरण से वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है, तो वाहनों द्वारा दूरी को मापने के यंत्र को बोलते हैं ओडोमीटर। वाहनों द्वारा मापी गई दूरी को किससे मापते हैं, ओडोमीटर से। इतनी चीज आपको याद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुद्रा किस काम के लिए आती है। देखो इसमें आया विनिमय। विनिमय क्या होता है भाई, खरीदना बेचना। तो करेंसी जो काम आती है वो खरीदने बेचने के काम आती है, तो आंसर आया मुद्रा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। देखो अनुच्छेद 23-24 में है शोषण का अधिकार, 23-24 में क्या आता है, शोषण का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और 14 से 18 क्या है आपका, समानता का अधिकार है। 2014 मतलब अनुच्छेद 14 से 18 तक स्वतंत्रता क्या है, समानता है। 19 से 22 स्वतंत्रता है,
23-24 में शोषण है और 25-28 में क्या है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। बैसाखी जो है वो किस राज्य का त्यौहार है? तो याद रखना है कि बैसाखी हरियाणा का फेस्टिवल है। बैसाखी कहाँ का त्यौहार है आपका? हरियाणा का। नेक्स्ट इसने पूछा कि अभिनव बिंद्रा ने जो गोल्ड जीता था, ठीक है, वो 10 मीटर एयर राइफल में जीता था और ये गोल्ड कब जीता था आपका? 2008 में। तो अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता 10 मीटर एयर राइफल में और 2008 में जीता था। अगर गोल्ड की बात करी जाए तो भारत में अब तक 10 ही गोल्ड आए हैं। 8 हॉकी ने जीते हैं, एक अभिनव बिंद्रा ने जीता है और एक आपका ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जीता है। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति काम करता है, ठीक है, तो प्रतीत होता है लेकिन उसका काम उत्पादन आउटपुट में योगदान नहीं देता, वो कौन सी बेरोजगारी है? सपोज मानो किसी के पास 10 बीघा खेत है, उसमें 5 व्यक्ति काम करते हैं, उन्होंने गेहूं बोए तो हम 5 कुंटल के हिसाब से सपोज मानो 50 कुंटल गेहूं निकले। अगर उनमें से एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया तो अब कितने गेहूं निकलेंगे? तो आप बोलोगे अब भी आपका 50 ही कुंटल निकलेंगे। तो जो ये एक व्यक्ति था ये कौन सा काम कर रहा था? तो उस बेरोजगारी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, मतलब उसमें इस व्यक्ति का कोई भी योगदान नहीं था। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई? तो देखो छठी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी 1980 से 1985 के बीच में। तो 6 पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई 1980 से 1985। अगर कोई आपसे पूछे 7वीं पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई तो 1985 से 1990 के बीच में, याद रखनी है आपको, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई? 1951 से 1956। नेक्स्ट, 2023 के जो एशियन गेम्स हैं उनकी मेजबानी किस शहर में हुई? तो याद रखना 2023 का जो एशियाई खेल हुए हैं, एशियन गेम्स हुए हैं, इनकी मेजबानी जो है वो हुई है हांगजाऊ में। कहाँ हुई है? हांगजाऊ में। पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? तो पंडित शिव कुमार शर्मा बजाते हैं संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं आपका? तो वो आपका संगीत में संतूर को बजाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ठीक है, नुआखाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई महोत्सव जो है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। नेक्स्ट, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, जो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, इसका उद्देश्य था सतत, तेज और धार्मिक समावेशी। सतत, तेज और धार्मिक समावेशी था इसका उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार जो है वो भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला गायक या गायिका है? मतलब भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला सिंगर कौन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आपको याद रखना है उसका नाम है MS सुब्बलक्ष्मी। MS सुब्बलक्ष्मी जो है वो पहले संगीतकार है जिन्हें आपका भारत रत्न से नवाजा गया। नेक्स्ट आता है, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो अमजद अली खान जो हैं वो सरोद को बजाते हैं। किसको बजाते हैं? सरोद को। अमजद अली खान किसको बजाते हैं? तो सरोद को बजाते हैं। नेक्स्ट, भारत ने दूसरे एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की? तो भारत ने दूसरे एशियाई खेलों की मेजबानी करी थी 1982 में। पहले एशियाई खेल कब करे थे भारत ने? 1951 में। और दोबारा कब करे एशियाई खेलों की मेजबानी? तो वो करे हैं आपके 1982 में। अगर आपसे को पूछे कि भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल या अब तक राष्ट्रमंडल खेल कितनी बार हुए हैं, कॉमनवेल्थ गेम, तो एक बार हुए हैं। और ये कॉमनवेल्थ गेम कब हुए थे? तो 2010 में हुए थे भारत में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम। नेक्स्ट, श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है ना,
से श्रीलंका अलग होता है। देखो भारत और श्रीलंका की बात करें तो ये पड़ता है श्रीलंका जो पाक जल मरुस्थलीय, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी व पंबन द्वीप द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट, भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति का, देखो भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति मतलब एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है आपका स्टेट का, तो स्टेट का होता है राज्यपाल। अगर यहाँ भारत की कार्यकारी शक्ति का पूछता तो भारत की कार्यकारी शक्ति का हेड होता राष्ट्रपति। मतलब भारत की कार्यपालिका का हेड कौन होता है, राष्ट्रपति, और राज्य की कार्यपालिका का हेड होता है राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट आता है तैराकी। तैराकी जो है पीठ के बल तैरा जाता है। ठीक है, तो तैराकी में बैक स्ट्रोक में पीठ के बल तैरा जाता है। ठीक है, तैराकी में बैक स्ट्रोक में पीठ के बल आपका तैरा जाता है। नेक्स्ट, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है, तो देखो हॉर्नबिल फेस्टिवल तो नागालैंड का है, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बनाती है, तो नागा जनजाति बनाती है। तो याद रख सकते हो कि नागा जनजाति आपका नागालैंड में पाई जाती है और हॉर्नबिल फेस्टिवल भी कहाँ का है, तो आपका नागालैंड का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय खिलाड़ी जो सैफाली वर्मा है वो किससे संबंधित है, तो सैफाली वर्मा जो जिसे वीरेंद्र सहवाग की टू कॉपी माना जाता है, ये है आपका क्रिकेट से। ठीक है, किससे हैं, क्रिकेट से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को किसने लिखा, अपने हाथों से, तो भाई भारतीय संविधान को लिखने वाला एक व्यक्ति था प्रेम बिहारी रायजादा। कौन था, प्रेम बिहारी रायजादा। इस व्यक्ति ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए इसने कोई भी रुपए नहीं लिया था, सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूशन पर इसके हस्ताक्षर मिलते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान को किसने लिखा, प्रेम बिहारी रायजादा ने। और भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग होते हैं, तो भारत सरकार के जो हैं वो 3 अंग होते हैं। याद रखना है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग होते हैं, आपका 3। एक आपका होता है कौन, आपको कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन का आंसर बताना है। नेक्स्ट, भारत में प्राचीन काल के दौरान संधि बिगरिका शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता था। मतलब प्राचीन काल में संधि, संधि मतलब होती है भैया आपकी क्या क्या कर देना, एक दूसरे से क्या हो जाना, संधि कर लेना, मित्रता कर लेना। और बिगरिका, बिगरिका शब्द होता था युद्ध। ठीक है, तो संधि होती थी शांति और बिगरिका होता था युद्ध। ये शब्द के अर्थ थे प्राचीन काल में। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 75। ठीक है, इसको हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 आता है, भारत में संवैधानिक निकायों का उदाहरण बताना है ना। संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में। तो देखो भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय मानव अधिकार, भारतीय विधि आयोग और भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, ये संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। याद रखना, इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कौन सी है, तो वो है इलेक्शन कमीशन। कौन सा है, इलेक्शन कमीशन। 2023 में बीसीसीआई के हेड कौन बने हैं, तो याद रखना है 2023 में बीसीसीआई के जो अध्यक्ष बने थे चयन समिति के, वो कौन बने थे, अजीत अगरकर बने थे। कौन बने थे, अजीत अगरकर। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में भी यही है सिलेक्टेड कमेटी के। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची समवर्ती सूची है, मतलब समवर्ती सूची किस में आती है, तो 7वीं अनुसूची में आती है। देखो, संघ सूची, यूनियन लिस्ट, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ये तीनों अनुसूची आती हैं आपकी कहाँ, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में। इससे जो पहले की वीडियो है उसमें मैंने सूचियां पढ़ाई हैं कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूची आती हैं,
पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र से है, दूसरी आपकी वेतन से है, तीसरी आपकी शपथ से है, चौथी आपकी राज्यसभा की सीटों से है, पांचवी ST SC से है, छठम असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के लिए है, सातवीं में आपकी संघ सूची राज्य सूची आती है, आठवीं में भाषा आती है, नवीं में भूमि सुधार आता है, 10वीं में पंचायत आती नहीं है, दल बदल आता है, 11वीं में पंचायत और 12वीं में नगर पालिका आती है। ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी और ये सब रटना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास उन मामलों में विशेष अधिकार है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 143 के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष संदर्भित किया गया है। तो आंसर आया 143। नेक्स्ट है दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो दिलीप ट्रॉफी है आपका क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। नेक्स्ट 2023 में पंजाब में ट्रैक्टर स्टंट पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो 2023 में पंजाब में ट्रैक्टर स्टंट पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान ने 2023 में ट्रैक्टर पर होने वाले स्टंट पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 682। ट्यूलिप महोत्सव जो है वो किस राज्य में होता है? ट्यूलिप महोत्सव, तो ट्यूलिप महोत्सव जो है वो आपका होता है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल है ट्यूलिप महोत्सव। नेक्स्ट अमजद अली खान। अमजद अली खान देखो रिपीट हुआ है। अमजद अली खान जो हैं वो आपका सरोद बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है भारत की गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो देखो गरीबी हटाओ का नारा जो था वो चौथी पांचवी में दिया गया था, लेकिन इसमें चौथा ऑप्शन चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं दी है, तो इसमें हम आंसर लगाएंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो भारत की जो पहली प्रधानमंत्री महिला थी इंदिरा गांधी। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तुमसे अगर कोई पूछे कि बांसुरी कौन बजाता है, तो इनमें से कौन व्यक्ति है संगीतकार है जो बांसुरी बजाता है? तो याद रखना है हरिप्रसाद चौरसिया। क्या याद रखोगे? हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो आपका क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते? तो ऐसा भारतीय बताना है जिसने एक वर्ष में 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे, तो उसका नाम है AR रहमान। ठीक है, एक गाने के लिए, गाने की थीम के लिए जीते थे। तो नाम याद रखना है कि एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है AR रहमान। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। अभी देखो मैंने लिंक जनगणना पढ़ाई, क्योंकि देखो अभी 100 क्वेश्चन करे जिसमें से तीसरा क्वेश्चन जनगणना पे आ गया, तो इम्पोर्टेंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात है वो किसका है? पौंडीचेरी का है। किसका है? पौंडीचेरी का। क्रिकेट में गली की स्थिति क्या है? देखो गली क्या होती है? गली होती है बिटवीन पॉइंट एंड स्लिप, मतलब पॉइंट और स्लिप के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? गली बोलते हैं। क्रिकेट में क्या बोला जाता है? गली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 89वां है, और 89 है कि किस कथक डांसर को 1986 में पद्म विभूषण से मनाया गया? तो देखो कथक की बात हुई है, तो याद रखना है आप कथक की बात हुई है, और नाम याद रखो कथक में बिरजू महाराज का। बिरजू महाराज किससे संबंधित है? कथक से। बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। और रुक्मणी देवी किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि आपका APEDA की फुल फॉर्म क्या है? APDA की फुल फॉर्म क्या है? तो APDA की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो APDA की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक, ठीक है, नीति विचारक समूह की स्थापना की गई।
तो याद रखना कि सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक नीति विचारक समूह की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग का पहला वो सीईओ कौन थे जी? ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और वर्तमान में सीईओ हैं आपके सुमन बेरी। नेक्स्ट, 2023 में संस्कृति मंत्रालय ने घोषणा की कि 2021 का गांधी पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि 2023 की बात है। नेक्स्ट, नुआखाई महोत्सव। तो याद रखना है कि नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है। और यह तब मनाया जाता है, नुआखाई मतलब नई फसल आती है उसको खाने के लिए जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसे बोलते हैं नुआखाई फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि भाई 2023 का है। नेक्स्ट है, कर्नाटक की किस राज्य नृत्य शैली ने पुरुषों के गले में बड़े ढोल लटकवाए? ठीक है, मतलब किस डांस में कर्नाटक के इसमें होता है कि पुरुषों के गले में बड़े ढोल लटका दिए जाते हैं और उसे उत्साह से मनाया जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे उस फेस्टिवल को? तो देखो, डांडिया डंडो छोटी छोटी स्टिक से होता है, कुंभी नहीं है, घोड़े मोदनी नहीं है, तो यहाँ तुम्हारा को ढोलू। तो ढोलू मतलब ढोल, तो उसका आंसर क्या हो गया? ढोलू हो गया। नेक्स्ट, द्रव बहते हैं और आकृति बदलते हैं, मतलब लिक्विड जो है, पानी जो है, जैसे द्रव पानी तो है, मतलब लिक्विड क्या है आपका? बहता है और अब झट एकदम आकृति बदल लेता है। उसे किस मात्रा में होता है? इसलिए वो तरल मात्रा में होता है, पानी के फॉर्म में होता है। ठीक है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें बताना है कि गौतम बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध मतलब सिद्धार्थ ने भी किया था, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लगभग 2500 वर्ष पहले किया था। ये बात बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध जो थे एक छोटे गण से संबंधित थे जिसे शाक्य गण से नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो शाक्य गण से ही हुआ था। तो दोनों के दोनों ही बोथ ए एंड बी आर करेक्ट हैं। नेक्स्ट, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, और तुम्हें बताना है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला कलाकार कौन था? तो अभी मैंने तुम्हें बताया था कि भारत का पहला कलाकार जिसे भारत रत्न दिया गया था वो थी MS सुब्बलक्ष्मी। और MS सुब्बलक्ष्मी वही व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो दोनों दिया गया है। तो आंसर आएगा MS सुब्बलक्ष्मी। नेक्स्ट आता है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व संबंधम है जिन्हें समूह कहा जाता है। और आवर्त सारणी में कितनी पंक्तियां बताई थी? 7। रिपीट हो गया क्वेश्चन को घुमा दिया, बट इसमें तुम्हें याद रखना है कि देखो, क्षैतिज पंक्तियां कितनी होती हैं आवर्त सारणी में? मेडलिफ आवर्त सारणी में कितनी होती हैं? 7। और ऊर्ध्वाधर है ना, कितनी होती हैं? 18 होते हैं। 18 आपके हॉरिजॉन्टल में होते हैं और 7 किस में होते हैं? वर्टिकल लाइन होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया कि इंदिरा गांधी ने पंचवर्षीय योजना में एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा। तो वो कौन सी पंचवर्षीय थी? वो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो अभी तक हमने 2 टॉपिक पढ़े। ठीक है, एक में हमने करा जनगणना पढ़ी और दूसरे में हमने 100 क्वेश्चन करे। वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, कल को फिर हम 100 क्वेश्चन करेंगे या 200 क्वेश्चन कर लेंगे। जल्दी से हम प्रीवियस क्वेश्चन को खत्म कर हम थ्योरेटिकल क्लास आपके लिए लेके आएंगे मैराथन, जो 2-2 3-3 घंटे की होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों।